बट काफी सारे जो स्टूडेंट्स थे, मेरे बैचमेट्स जो थे, वो मेडिकल का एग्जाम या इंजीनियरिंग का करके आए थे वहाँ पे, मोस्टली मेडिकल का। तो उनको मेडिकल में मतलब एमबीबीएस या वहाँ पे मिला नहीं, तो वो निराश थे कि हमें अभी बीएससी, जो कुछ नहीं करते वो बीएससी करते हैं। उनका सेइंग ऐसा था। तो मैं ऐसा था कि मतलब कि क्यों। और काफी सारे पेरेंट्स का थिंकिंग ऐसे ही रहता है कि अगर उनके जो उनका है सन या डॉटर, उनको अगर नहीं मिला अच्छे कहीं मेडिकल कॉलेज, या अब क्या करेगा, अभी बीएससी करना है तुझे, तो फिर या तो कोई आईआईटी नहीं मिला या कुछ नहीं मिला, तो फिर तो कि अब क्या ही होगा तेरा। तो मुझे यही बात हाईलाइट करनी है कि इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग आईआईटी आफ्टर योर 12th, यू कैन गेट इट आफ्टर योर बीएससी एमएससी। बीएससी एंड एमएससी, दिस इज नॉट बैड। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू एपिसोड ऑफ सफलता सीरीज, जिसमें आज हम एक ऐसे स्पेशल गेस्ट को बुलाने वाले हैं जिन्होंने सीएसआई नेट, गेट एज वेल एज डीबीटी का एग्जाम क्लियर किया है और फिलहाल ही में ये अपना पीएचडी आइजर तिरुपति से परस्यू कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने एक एवरेज स्टेज से एक पीएचडी बनने तक का जो सफर है वो कैसे तय किया। इनकी जो ओवरऑल जर्नी है वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका ये मानना है कि मैम जस्ट बिकॉज हमने पहले अच्छे से पढ़ा नहीं है या फिर हमें कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया है या हम एक एवरेज स्टूडेंट है, तो क्या हम सीएसआई नेट क्लियर कर सकते हैं या सीएसआई नेट जैसा कुछ कोई अच्छा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं या फिर अपना लाइफ पीएचडी में परस्यू कर सकते हैं या नहीं। जिन भी बच्चों के दिमाग में ये एक डाउट रहता है, आज का सेशन जो है माइट भी उनके इस विजन को चेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो एवरीवन, लेट्स वेलकम गौरव इंगले। हेलो गौरव, आई वेलकम यू इन दिस सेशन ऑफ सफलता सीरीज। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे स्टूडेंट को जो है अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से आते हैं, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ एग्जाम यू हैव क्लियर और करेंटली आप कहाँ से अपना पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। ओके, तो माय नेम इज गौरव। और मैं बेसिकली जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। और मैंने मेरी स्कूलिंग हिंगोली, एक एक जिला है महाराष्ट्र में, वहाँ से की है 10th तक। उसके बाद में हम जलगांव शिफ्ट हुए, फिर वहाँ पे मैंने मेरे 11th और 12th और आगे की पढ़ाई जलगांव में ही की है। तो 11th स्टैंडर्ड में आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट कि 11th स्टैंडर्ड में मुझे 35% थे। एंड देन इन 12th स्टैंडर्ड आई गॉट 50%। एंड देन आई मूव टू परस्यू माय हायर एजुकेशन में बीएससी। तो बीएससी में मुझे तो बीएससी में आई वाज अ टॉपर। And then I did my MSc and BSc both in microbiology. I did my BSc from North Maharashtra University, and then I moved to Pune. I got admission in Savitribai Phule Pune University, and I did my MSc there. Then I appeared for these different national exams like a CSIR, GATE, DBT. I qualified them, and then I joined as a PhD in IIT Tirupati. ओके, तो नो डाउट आपने काफी सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, ऑफ कोर्स उसके पीछे मेहनत लगा, बट जो चीज थोड़ा सा हाईलाइट करने वाली है कि आपने कहा कि आपके 11th में इट वाज अप्रोक्स 38 और 39% और 12th में आपके 50% थे। Yeah. सो इतने परसेंट के साथ इतने दूर तक आना, मतलब हाउ, मतलब कैसे आपने इसको पॉसिबल किया? क्योंकि कोई सुनेगा तो यही कहेगा कि कोई फर्स्ट इंप्रेशन में तो यही Uh, कहेगा कि यू कांट yes. डू। जी मैम। हाँ, तो मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था, तब कुछ मतलब जो सर्कमस्टेंसेस से थोड़े डिफरेंट थे। जैसे कि मैं जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला था 11th में, तो वहाँ पर लेक्चर्स होते नहीं थे। तो और उस टाइम पे थोड़ा अप्स एंड डाउन चल रहा था, तो मैंने कोई क्लासेस लगाई नहीं थी। तो मुझे सब स्टडी खुद से ही करना था। तो ऐसा हुआ कि जब मैं स्टडी स्टार्ट करने करने करता था, तब मुझे एक डर लगा रहता था कि किसी ने मुझे ये चीज़ पढ़ाई नहीं है, तो मैं मैं समझ नहीं पाता था वो चीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी काफ़ी हार्ड जाता समझने में।
तो मैं जस्ट बेरली मैंने जैसे स्टडी की जस्ट पास करने के लिए एग्जाम, तो मैंने पास किया है मेरा 11th स्टैंडर्ड 35% से। फिर मुझे लगा कि अभी 12th स्टैंडर्ड में अगर ऐसे ही चलता रहा तो करियर में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे करियर। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, अभी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। फिर 12th में भी मैंने ट्यूशंस नहीं लगाई थी और सेम कंडीशन थी मेरे कॉलेज में कि वहाँ पे लेक्चर्स होते नहीं थे। तो फिर मेरे एक दोस्त ने एक बार डिसाइड किया कि हम जाते हैं लेक्चर अटेंड करते हैं। हम जाके बैठेंगे क्लासरूम में, देखते हैं अगर कोई फैकल्टी आई तो पढ़ाएंगे। तो हम ऐसे एक लेक्चर में गए थे, केमिस्ट्री का लेक्चर था। तो क्लासरूम में कोई नहीं था क्योंकि लेक्चर्स वहाँ पे होते नहीं थे, और सब जो स्टूडेंट्स थे उनकी प्राइवेट ट्यूशंस रहती थी। तो एक टीचर आई। फिर जैसे मैंने जैसे कहा कि मैंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की नहीं की, बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। जैसे जैसे मैं पास हुआ उस 35% से, तो फिर मुझे वो कुछ भी पता नहीं था कि 11th स्टैंडर्ड में क्या होता है पढ़ना, और मतलब सिलेबस ये उतना मुझे अच्छे से पता नहीं था, और कंसेप्ट भी मुझे मेरे क्लियर नहीं थे। तो 12th में जब वो फैकल्टी आई तो वो हमने फैकल्टी ने देखा कि पूरे क्लासरूम में सिर्फ दो ही लोग हैं। तो फिर उन्हें ऐसा लगा कि अभी मैं दो लोगों को कैसे पढ़ाऊंगी। तो फिर भी उन्होंने फिर स्टार्ट किया, क्योंकि हम बैठे थे तो हमने कहा मैम प्लीज हमको पढ़ाइए। तो ठीक है, उन्होंने फिर बोर्ड पे लिखा अल्केन अल्काइन वो सब लिखा उन्होंने पढ़ाने के लिए। फिर पूछा हमें कि ये क्या है, क्योंकि वो 11th का पार्ट था। तो फिर मैंने कहा मैम से कि मैम ये मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे आता नहीं है, आप पढ़ा दोगे तो अच्छा होगा। तो मैम ने कहा कि देखो ये बहुत बेसिक चीज़ है, अगर तुम लोगों को यही चीज़ पता नहीं तो मैं आगे पढ़ा के क्या करूँगी। तो उन्होंने पढ़ाया नहीं, और फिर वो क्लासरूम से चली गई। तो वो थोड़ा काफ़ी डिस्टर्बिंग था हमारे लिए कि अभी हम क्या करेंगे, अगर फैकल्टी जो वहाँ पे है जिनका पढ़ने का काम है, अगर वही नहीं पढ़ाएंगे तो कैसा होगा। मतलब हर कोई तो नहीं जा पाता था ट्यूशन, और हम जा नहीं मतलब उस टाइम पे मैं जाता भी नहीं था। तो फिर वो थोड़ी दिक्कत की बात थी। तो फिर ऐसे ही डेज पास हुए। फिर सोचा कि अगर मैं ऐसा ही बैठा रहा तो 12th में फेल हो जाऊंगा। और थोड़ा फिर फैमिली को भी लगा कि ठीक है, अभी इसका तो ये 12th का ईयर डाउन होने वाला है, तो अभी अगले साल कर लेगा पढ़ाई। तो फिर जब एग्जाम्स आई 12th की बोर्ड एग्जाम्स, तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे हम जुगाड़ करते कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने थोड़ी स्ट्रेटजी बनाई कि 12th कैसे निकाली जाए। तो फिर मैं सोचा कि अभी बायोलॉजी मुझे अच्छा लगता था पढ़ने के लिए, पर फिजिक्स केमिस्ट्री का देखना था, और प्रैक्टिकल्स हमारे अच्छे से होते थे वहाँ पे कॉलेज में। फिर एग्जाम के वक्त मैंने चेक किया कि कौन से किस सब्जेक्ट को और किस टॉपिक को कितना वेटेज है, उस हिसाब से, और किस में कितना थ्योरेटिकल चीज है जो मैं रट सकूं। तो मैंने बेसिकली रट्टा मारा था। तो मैंने रट्टा मारकर जैसे जैसे पास की मेरी 12th स्टैंडर्ड, तो मुझे फिजिक्स में 35 मार्क्स से मैं पास हुआ। केमिस्ट्री में मुझे 37 मार्क्स थे, और बायोलॉजी में मुझे 47 मार्क्स थे। तो उसके बाद में फिर मुझे जब रिजल्ट लगा 12th का, तो मुझे 50% से मैं पास हो गया। मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पास होऊंगा 12th स्टैंडर्ड। मेरे घर पे भी काफ़ी खुश थे कि ये काफ़ी अच्छा हुआ। तो फिर अभी क्वेश्चन था मेरे सामने कि अभी मुझे साइंस में करना है, तो साइंस ही चाहिए था, क्योंकि ये जो थी चीज़ ये तो मैं अवॉइड मतलब ये कर नहीं सकता था कि ये जो हुआ वो हुआ, पास्ट अभी पास्ट है, अभी मुझे साइंस तो चाहिए था। फिर एक अच्छा कॉलेज था हमारे इसमें, तो उस कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए था। तो मुझे थोड़ा थोड़ा अनलाइकली रहता है कि अगर तुम्हें इतने कम परसेंटेज है तो तुम्हें साइंस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पे साइंस मिल गया। तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी चूज किया। इसके पीछे कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं था। मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्यों किया, या कोई और फील्ड क्यों नहीं। तो मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि माइक्रोबायोलॉजी क्यों है। मेरा ऐसा था कि अगर मैं बायोकेमिस्ट्री करूंगा तो केमिस्ट्री आता है उसमें, और मेरा केमिस्ट्री वीक था, काफी मैंने पढ़ा नहीं था। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी करता तो उसमें टेक्नोलॉजी मुझे पता था कि उसमें मैथमेटिक्स आएगा। मेरा मैथ नहीं था 12th में, 11th में, तो वो भी मुश्किल था। तो मैं सोचा कि माइक्रोबायोलॉजी करते हैं। तो मुझे उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि माइक्रोबायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मुझे ऐसा लगता था कि माइक्रोबायोलॉजी मतलब कोई छोटी बायोलॉजी होगी। तो मैंने एडमिशन ले लिया। फिर वहाँ पे अभी एक पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि टीचर्स का रोल हमारे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, तो जब सब लेक्चर्स होते तो मैं सब लेक्चर्स अटेंड करता था। कोई भी लेक्चर में मिस नहीं करता था, क्योंकि मैंने कभी लेक्चर किए नहीं थे, तो मुझे काफी अच्छा लगता था लेक्चर में बैठने के लिए। तो मैं लेक्चर्स अटेंड करता था। तो वैसे एक फैकल्टी थे वहाँ पे जिन्होंने मुझे नोटिस किया कि ये काफी डेडिकेटेडली करता है। तो एक दिन फर्स्ट ईयर का खत्म हो गया था सब हमारा, तब उन्होंने मुझे बुलाया, स्टाफ रूम में बुलाया, और बोर्ड पर एक लिस्ट लगी थी गोल्ड मेडलिस्ट की, जो हमारे से मिले हैं यूनिवर्सिटी में।
तो मुझे उन्होंने उस गोल्ड मेडल लिस्ट की तरफ पॉइंट करके कहा कि गौरव, आई वांट यू टू सी योर नेम इन दैट लिस्ट। तो मेरे लिए काफी बड़ी बात थी, क्योंकि आज तक मुझे कभी ऐसा अप्रिशिएशन मिला नहीं था किसी फैकल्टी से। तो दैट वाज लाइक अ टर्निंग पॉइंट इन माय करियर। तो मुझे एक रहता है ना कि एक स्पार्क चाहिए रहता है, तो ऐसा एक स्पार्क मिल गया मुझे। तो अगर मतलब मैंने सोचा कि अभी मैम मुझ पे इतना ट्रस्ट दिखा रही थी, बिलीव करी कि मैं इस लिस्ट में आ सकता हूँ। तो मैंने अच्छे से फाइनल एग्जाम मेरे दिए थे फर्स्ट ईयर के, एंड मैं टॉप किया था उसमें। तो फिर हमारे इसमें ऐसा था कि कॉलेज में अगर तुम टॉप करते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुला के फेलिसिटेट करते थे। तो फेलिसिटेशन सेरेमनी के लिए मेरे पेरेंट्स को इनवाइट किया गया। मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि अभी अभी तक मेरे करियर में ऐसा कभी हुआ नहीं था। पेरेंट्स काफी खुश थे। फिर सेकंड ईयर में भी वैसे ही रहा। मैं सेकंड ईयर में आई स्टूड सेकंड, एंड थर्ड ईयर में भी ऐसा ही। तो फिर वापस से वहाँ पे एक फैकल्टी थे हमारे डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे मेरे जो फ्रेंड्स थे, हम जो ग्रुप स्टडी करते थे काफी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम यहाँ पे मत करो, अभी तुम बाहर जाओ यहाँ से। तुम ये यूनिवर्सिटी से जाकर तुम दूसरी यूनिवर्सिटी ट्राई करो। मतलब अभी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी हमारे महाराष्ट्र में काफी प्रेस्टिजियस मानी जाती है, वहाँ पे एडमिशन मिलना। तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारा करियर इससे भी बेटर होगा। तो वहाँ पे जाने के लिए एंट्रेंस रहती है। तो हमने सोचा कि ठीक है, अभी अभी एंट्रेंस दे के देखते हैं, अगर टीचर्स कह रहे हैं इतना तो शायद निकल जाएगी। तो वहाँ पे जो हमें मैं इस टाइम पे सोचता था कि अगर मुझे एंट्रेंस के थ्रू कोई कॉलेज में भी मिल गया जिसके अंडर में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के अंडर में कर सकूँ मेरी एमएससी, तो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी में मिलना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि एंट्रेंस टफ होती थी। तो फिर मैंने पुणे में जो भी कॉलेजेस थे वहाँ पे अप्लाई किया, जैसे एफसी कॉलेज था, फर्ग्यूसन कॉलेज, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया एंट्रेंस के लिए। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में भी मैंने अप्लाई किया था एंट्रेंस के लिए, पर मेरी एंट्रेंस पहले एफसी कॉलेज की हुई। मैंने एंट्रेंस दी और मेरा एंट्रेंस में नहीं हुआ। मैं काफी मतलब डिमोटिवेटेड हो गया था कि अभी क्या होगा मेरा। मतलब अगर मुझे वापस मेरी यूनिवर्सिटी में जाके करना है, मुझे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि कॉलेज की ही इंटरेस्ट नहीं निकली तो यूनिवर्सिटी की कब निकलेगी। तो वो मेरे मन में था। फिर एग्जाम देके जब घर पे आया तो निराश था मैं काफी, अब क्या होगा। कुछ मेरे हाथ में कुछ 15-20 दिन थे जब पुणे यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस होने वाली थी। फिर मैं सोचा छोड़ो, एक ट्राई और देते हैं। तो फिर मैंने जो जो मैंने मिस्टेक्स की थी एंट्रेंस के टाइम पे, वो मैंने सब रेक्टिफाई की। मैंने देखा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही है। मैं सब मिस्टेक को चेक किया सही से, फिर उसको रेक्टिफाई किया और एग्जाम में गया। तो एग्जाम में मैंने एक्सपेक्ट नहीं था, पर जब रिजल्ट लगा तो आई मेड इनटू दैट लिस्ट। मुझे यूनिवर्सिटी का मिल गया था। तो काफी खुशी, मतलब खुशी का माहौल था घर में। मुझे काफी खुशी हुई थी, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे तब ऐसा सोचता कि कहाँ मैं 35% से पास हो रहा था, अभी कहाँ मुझे यूनिवर्सिटी मिल रही है। तो इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी। तो यूनिवर्सिटी का माहौल थोड़ा मतलब काफी ये हेक्टिक था मेरे लिए। वहाँ पे काफी कंपटीशन भी रहता है, और काफी कुछ नया सीखने को मिला, और इन्वायरमेंट काफी कॉम्पिटिटिव था। तो दो दो साल गए, वो काफी अच्छे गए, काफी कुछ नया सीखा मैंने वहाँ पर। फैकल्टीज अच्छे मिले वहाँ पे काफी, और फिर कॉन्सेप्ट बिल्ड किए। और उसके बाद में फिर वैसे फिर वहाँ पे हमने एंट्रेंस देना शुरू कर दिया कि सीएसआर नेट। मैंने तब सोचा नहीं था बीएससी में कि मैं कभी एमएससी करूंगा। तो वो बाद में डिसाइड किया। और एमएससी में कभी सोचा नहीं था मैं कि सीएसआर नेट और एग्जाम दूंगा, क्योंकि मुझे बीएससी में पता भी नहीं था कि सीएसआर नेट जैसी कोई एग्जाम होती है। फिर मैंने सीएसआर नेट दी एमएससी में। तो दे पहले चेक किया कि पैटर्न कैसा रहता है। फिर ऐसे कर करके मैंने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दिए। इसके बाद में जब फाइनल ईयर में था एमएससी के, तब मेरी सीएसआर नेट क्लियर हो गई। और फिर मैं उसी साल मैंने गेट भी क्लियर कर दी। देन आई वेंट फॉर दिस अदर एग्जाम डीबीटी एंड ऑल, एंड फिर मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया अलग अलग इंस्टीट्यूट में। एंड यू ऑल नो दैट कि आई मेड थ्रू मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज लाइक आईआईटी, आईआईएम तिरुपति एंड ऑल। दैट्स इट। ओके, बहुत मैं कह सकती हूँ बहुत रोलर कोस्टर रहा है पूरी की पूरी स्टोरी में, बट इट वाज यस। समथिंग ऐसे ऐसे जो आपने फ्लक्चुएशन सुनाए ना, वो मैं थोड़ा वो मूवीज वगैरह में देखने को मिलता है, एंड हमको लगता है कि दिस कुडंट बी जी। रियलिटी। बट आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि नहीं, ये रियल में भी होता है। मतलब मेरे लिए इमेजिन करना मुश्किल हो रहा है कि आपने आपने कितना कुछ करके वो 38 से जो है आप इस टाइम पर यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे आप इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि आप किसी अपने जैसे पता नहीं कितनों को आप गाइड कर सकते हैं। आई थिंक इसलिए कहते हैं कि अगर आप मेहनती हैं तो आप लाइफ में शायद जी। अपने किसी भी हालात को बदल सकते हैं, एंड आई थिंक यू आर द लाइव एग्जांपल फॉर दैट। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इतनी और मतलब इतनी सारी थैंक अचीवमेंट के लिए। यू, थैंक यू एंड मैम।
रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, जो आपने दिखाया, जो आपने हिम्मत दिखाई। मतलब शायद आपकी जगह पर कोई और होता तो या तो सिचुएशन को ब्लेम कर लेता, या तो शायद वो पढ़ाई छोड़ देता। बट आपने इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं लिया, सो दैट वाज अ ग्रेट स्टेप। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दीज अचीवमेंट। Yes, अच्छा, आपकी बातें सुन के मुझे भी बहुत कुछ thank सीखने you. को मिल रहा है कि लाइफ में इतनी जल्दी गिव अप करना इज नॉट अ ग्रेट ऑप्शन। हमेशा हमें अपना, बोलते हैं ना, फाइनल ट्राई Yes, जरूर देना चाहिए। ओके ओके गौरव। और मैं yes, ये मान के चल रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट आज आपको सुन रहे हैं, अगर उनके दिमाग में ये डाउट रहता है कि मैम हम एवरेज स्टूडेंट हैं, तो क्या हम सीएसआईआर या कोई भी ऐसे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो मैं उनको बस यही कहूंगी कि आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हैं, जिनकी शुरुआत 11th क्लास से जो है 38% से हुई थी, और आज फिलहाल में उन्होंने ना जाने कितने ही रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस किए हैं, क्लियर किए हैं, और आज वो सक्सेसफुली जो है अपना पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। तो अगर आप में से भी कोई भी ऐसा है जिसके अंदर अभी भी एक सेल्फ डाउट है कि नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं, क्योंकि हम कॉलेज लेवल में अच्छे नहीं थे या हमारे कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया है, तो आई थिंक आप गौरव से बहुत कुछ आज गेन करके जा सकते हैं। तो गौरव, जैसे कि आपको पता है, हमने आपका प्रोफाइल हमारे सारे टीचिंग पाठशाला की फैमिली के सामने रखा था, तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए पुट किए हैं। वो क्वेश्चंस को हम वन बाय वन लेंगे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जैसा आपको लगता है कि यस यू नो लाइक हाउ यू कैन गाइड देम, अकॉर्डिंगली आप जो है उनको गाइडेंस दे सकते हैं। पहले हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने आपसे पूछा है कि क्या आप अपने सीएसआई नेट की क्रैकिंग स्ट्रैटेजी बता सकते हैं, और आपने कितने यूनिट्स को तैयार किया था, और उन यूनिट्स को तैयार करने के लिए आपने कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल किया था। जैसे मैं फर्स्ट बोलना चाहूंगा कि हर एक पर्सन की अपनी स्ट्रेटेजी रहती है, बट जो फर्स्ट टाइम शुरू करते हैं तो वो काफी कंफ्यूज रहते हैं कि अभी स्टार्ट कैसे करें, हमें तो कुछ पता नहीं है। और जब हम देखते हैं तो हमें सिलेबस काफी वास्ट दिखता है, और तो वो एक दिक्कत रहती है कि स्टार्ट कैसे करें। सीएसआर तो इतनी बड़ी एग्जाम है, उसमें इतने सारे मॉड्यूल्स से, अलग अलग सब्जेक्ट से, तो होगा कि नहीं होगा। तो जरूर होगा जब हम इसको थोड़ा, हमारा व्यू थोड़ा अलग रखना चाहिए हमने, कि ना कि इसे बहुत लेंथी सिलेबस है, हमने इसे कंसेप्ट वाइज देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसे अभी, और स्ट्रैटेजी के लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि फर्स्ट मैंने एग्जाम दी, मेरी स्टडी कुछ भी हुई नहीं थी तब। तो मोस्टली ऐसा रहता है ना कि मैं काफी, मेरे जो दोस्त थे वो भी ऐसा कहते थे कि हम अटेम्प्ट नहीं देंगे क्योंकि हमारी स्टडी नहीं हुई है। तो मेरा ऐसा है कि आप अटेम्प्ट दो, आप पहले एग्जाम को जानो। कोई भी एग्जाम क्लियर करने से पहले उसकी सिलेबस और उस एग्जाम को जानना बहुत जरूरी होता है। तो फिर जब मैंने एडमिशन लिया था एमएससी में, तो मैंने सीएसआर नेट दी थी, चेक करने के लिए कि एनवायरनमेंट कैसा होता है और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर और एक बार मैंने एग्जाम दी, फिर धीरे धीरे एग्जाम को जानना शुरू किया कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, मार्किंग स्कीम कैसी है, और प्रेशर जो रहता है वहाँ पे कैसा फील होता है। तो ये सारी चीजें प्री रिक्विजिट में आती है कि ये सब आपको जानना चाहिए, देन आप कंसेप्ट की तरफ जाइए, पहले एग्जाम समझ लीजिए। तो फिर मैंने एग्जाम को अच्छे से समझ लिया। सेकंड पॉइंट इज कि हर एक का कोई कोई स्ट्रांग पॉइंट रहता है, हर का कोई इंटरेस्ट रहता है। जैसे फॉर एग्जाम मेरा बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये सब चीज़ों में मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो अगर हम सीएसआर का सिलेबस देखेंगे तो उसमें मॉड्यूल्स जो है 13, जो यूनिट्स, जो 13 यूनिट है उसमें हर एक में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है। तो मैंने फिर वो चेक कर लिया कि कहाँ मुझे, मेरा स्ट्रांग पॉइंट क्या है। फिर सबसे ज़्यादा हेल्प की मुझे जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। तो पढ़ने से ज़्यादा पहले क्वेश्चन पेपर देख लो कि क्वेश्चन हर एक, जब सीएसआर साल में 2 बार होती है, जून एंड दिसंबर, राइट। सो हर एक का एक पैटर्न रहता है, आप वो पैटर्न देख लो कि फॉर एग्जाम्पल मतलब दिसंबर में कुछ ऐसे यूनिट्स है जो सीएसआर टारगेट करते हैं कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा एक पैटर्न है। तो वो पैटर्न को मैंने पिछले कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखकर समझ लिया कि किस तरह का पैटर्न है, कि किस यूनिट से किस मंथ में, किस इसके मतलब दिसंबर जून में क्वेश्चंस आएंगे और रिपीटेटिव क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस अगर रिपीट नहीं हो रहे होंगे तो भी ठीक है, बट उसी यूनिट से रिपीट होंगे, ये होता ही होता है। तो वो मैंने पहले देख लिया कि किस तरह से हो रहा है। देन सेकंड, कि अभी पता चल जाता है कि हमें, अच्छा ये मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, इससे मैं, मेरे से सॉल्व हो रहे हैं वो क्वेश्चन। तो फिर वो पार्ट वहां पे रख के फिर बाकी क्या है, अदर देन दिस मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं क्वालिफाई होऊंगा। जैसे अभी मैंने माइक्रोबायोलॉजी से किया है, तो मेरा जो प्लांट का था, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ऑल,
वो इतना स्ट्रांग नहीं था, डेवलपमेंटल बायोलॉजी ये। तो ये चीज़ें मेरी अच्छी नहीं थी। तो फिर उससे टैकल कैसे किया जाए? तो एक तो हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं कि वो कंसेप्ट पढ़ने के लिए, नहीं तो फिर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स रहती है। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स जब हम पढ़ने जाते हैं अदर देन आवर सब्जेक्ट, जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसके अलावा जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने जाते हैं तो हमें वो काफ़ी बोरिंग लगता है। कि अभी फॉर एग्जांपल गिलबर्ट है या लिंकन तायद जो प्लांट फिजियोलॉजी की है, तो ऐसा लगता है कि फिर हमें इतना कैसे पढ़ा जाएगा। तो उसमें मैं क्या करता था कि अभी जैसे सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट है और सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल है, तो फिर जैसे ऐसे यूट्यूब पे सर्च करने के बाद हमें कुछ वीडियोस मिलते हैं। जैसे मुझे टीचिंग पाठशाला के वीडियोस मिले थे प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, जो एबीसी मॉडल है या एक्सिस फॉर्मेशन ड्रोसोफिला, जो ऐसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी है इसके जो मिलते थे, तो वो आपको काफी हेल्पफुल रहते हैं। ऐसे वीडियो से हम कम टाइम में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरे रेफरेंस बुक्स, अगर हम हमारा इंटरेस्ट उस टॉपिक में नहीं है तो हम पूरे रेफरेंस बुक्स नहीं पढ़ सकते। तो मैं उस तरह से जो टॉपिक ऐसे थे जो मुझे अच्छे से नहीं आते हैं या मैं मतलब पढ़ने में इतना मुझे ये नहीं लगता है, मतलब इंटरेस्ट रहता है तो उतना लगता नहीं था, तो फिर मैं वीडियो देखता था और वीडियो से इंटरेस्ट क्रिएट होता था कि अच्छा ये कंसेप्ट ऐसी है। तो वो काफी हेल्पफुल रहता है। जैसे आप पीवाई क्यूज करवा देते हैं चैनल पे, तो वो भी मैंने जो प्लांट के लिए जो था, जो मेरा अदर देन जो इंटरेस्ट था, जो बाकी सब्जेक्ट से जिसको मैंने इस तरह से टैकल किया था। और जो मैं जो सब्जेक्ट में मैं इंटरेस्टेड था उसकी मैंने रेफरेंस बुक्स पढ़ी थी और पीवाई क्यू सॉल्व किए थे। मतलब अगर कोई क्वेश्चंस में मैं स्टक हुआ तो मोस्टली ना मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हम किसी क्वेश्चन में हम स्टक हुए, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट का यूज करके वो टर्म या कुछ गूगल कर देंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हमने पहले कोई भी चीज को अगर हम अटक रहे कहीं पे तो हमने गूगल नहीं करना चाहिए। गूगल तुम्हें डायरेक्ट आंसर देगा, बट अगर तुम वही चीज अगर रेफरेंस बुक्स में पढ़ने जाओगे ना, तो तुम वो चीज तक आते आते तुम कई सारे अलग अलग चीजें पढ़ लोगे। तो ये तुम्हारे नॉलेज में गेन करेगा, काफी इंक्रीज होगा तुम्हारा उससे नॉलेज, क्योंकि गूगल तुम्हें सीधा आंसर दे देगा। तो वो उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ गूगलिंग इट डायरेक्टली, गो एंड रेफर एनी रेफरेंस बुक। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओपेरॉन की कंसेप्ट है, तो फिर कोई उसके लिए जो डेडिकेटेड रेफरेंस बुक है जीन्स की, वो पढ़ो। ऐसे हर एक कंसेप्ट के लिए, अगर कोई बायोकेमिस्ट्री कंसेप्ट है तो लेनिंजर से चेक करो। तो ऐसा करने से काफी फायदा होता है नेट के लिए। और सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए, मैं मान के चलती हूँ कि आपने अच्छा खासा डिटेल में स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दिया है, तो जो भी स्टूडेंट का ये सवाल था वो एक अच्छे से गेन कर पाएंगे कि टैकल कैसे करना है। ओके, एक स्टूडेंट का पूछना है कि जेआरएफ एग्जाम की स्टडी के कंपैरिजन में इंटरव्यू की जो आपकी तैयारी थी वो कितना डेफर की? क्या दोनों में डिफरेंस था या जेआरएफ की तैयारी ने ही इंटरव्यू भी क्रैक करने में मदद किया? मैंने ऐसा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने जेआरएफ के एग्जाम क्लियर किए तो इंटरव्यू भी निकल जाएगा। बिकॉज ये है कि इंटरव्यू के वक्त जब हम बैठते हैं तब हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना काफी जरूरी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने काफी कंसेप्ट पढ़ी होती है, बट उस टाइम पे उस मोमेंट पे वो आती नहीं है दिमाग में कि कोई क्वेश्चन अगर इंटरव्यू हमें पूछ रहा है तो वो प्रोसेस करके फास्ट उसका आंसर देना, ये तो इसके ये थोड़ा देखना पड़ता है। तो जेआरएफ के एग्जाम से हमें कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगी, बट उसको डिलीवर कैसे करना है, ये डिलीवर करने अगर अच्छे से आ रहा होगा तो इंटरव्यू निकल जाएगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि हैव अ थोरो नॉलेज ऑफ कंसेप्ट। तुम्हारा एक एरिया डिसाइड करो। अगर कोई इंटरव्यू फॉर एग्जांपल कोई एक आईआईटी है जिसमें, अब जैसे मेरा एग्जांपल दूं, मैं कैंसर बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ। तो अगर मुझे किसी आईआईटी में या आईएसआर में जाना है और वहाँ पे मैं चेक करूंगा कि वहाँ पे कैंसर की लैब है या नहीं है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब है या नहीं है। तो जब हम इंटरव्यू देते हैं तो पैनल में सब फैकल्टीज रहते हैं। तो हर एक अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से फैकल्टीज रहते हैं। तो हम हमारा एरिया हम अगर उनको डिलीवर करेंगे अच्छे से कि अच्छा मैं इस एरिया में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मोस्ट लाइकली तुम्हें क्वेश्चन उसी से आएंगे। तो ये थोड़ा माइंड गेम है, तो वो समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू निकालने के लिए। कि हम मैं अगर बोल रहा हूँ कि आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोटीन केमिस्ट्री, so it is most likely that they will ask me questions. They will start my interview from protein chemistry. They will ask me something about protein. So that is more important. And if I'm having thorough knowledge of that, I will able to make it. So ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है पीएचडी इंटरव्यूज में अपियर होने के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आपकी ऐसी कौन सी आदतें, दैट इज हैबिट,
रही हैं जिसने आपको इतनी मदद की है यहाँ तक पहुँचने में? ये है नेवर गिविंग गिविंग अप एटीट्यूड। तो ये आदत मुझे पहले से कि अगर कुछ चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो ट्राई करो, वापस ट्राई करो और एक बार ट्राई करो। वो चीज़ वर्क इवेंचुअली वो चीज़ वर्क करेगी। बस तुम्हें थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 2 साल बाद 4 साल बाद में कहाँ होऊंगा, बट फिलहाल अभी राइट इन द मोमेंट में क्या हूँ और मैं किस तरह से उसको टैकल कर सकता हूँ, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके कंसिक्वेंसेस हम बाद में देखेंगे। तो मुझे मेरा यही है कि अगर आपको कोई एग्जाम निकालनी है तो पहले आप ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो स्ट्रेटेजी चेंज करो, बट यू शुड नॉट गिव अप। आपकी ये जो मल्टीपल आपने जो फिलहाल में बताया कि आपने सीएसआर नेट क्वालिफाई किया, गेट किया, डीबीटी किया, तो इन सब को एक साथ प्रिपेयर करने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? तो तीनों के लिए जो सिलेबस होता है वो हम अगर देखेंगे, सिलेबस सीएसआर का ही अगर हम देख लेंगे तो दैट इज इनफ टू क्लियर ऑल द एग्जाम्स। वो डीबीटी हो, वो गेट हो, या वो सीएसआर नेट हो, अगर वो सिलेबस हम अच्छे से कर रहे हैं तो अगर हम पूरा कवर करेंगे, मतलब इट्स मोर लाइकली इम्पॉसिबल टू कवर द होल सिलेबस। बट ऐसा कुछ है जैसे आप अपने एरिया अगर स्ट्रांग रखोगे तो दैट यू कैन मेक इट। लाइक इन सी एस आई आर देर इज कट ऑफ, राइट? सो हमें ऐसा तो नहीं है कि हमें आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं, हमें बस हमारा सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग रखना है कि अगर उससे क्वेश्चंस आए तो हम उसे अच्छे से सॉल्व कर पाए, बस उससे आपका एग्जाम निकल जाएगा। फिर वो गेट हो, फिर वो डीबीटी हो, फिर वो नेट हो, कोई भी एग्जाम हो, बस आपका एरिया और वो स्ट्रांग रखिए, दैट्स इट। और उसके लिए कोई अलग, हर एक एग्जाम के लिए अलग प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, सिलेबस ओवरलैपिंग ही होता है। पीएचडी इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करें कि एक अच्छी खासी रैंकिंग यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में जो है हम अपना सिलेक्शन मैक्सिममली फिक्स कर पाए? तो जैसे कि फर्स्ट थिंग, हमें मतलब पीएचडी इज लॉन्ग जर्नी, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें पीएचडी क्यों कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा भी होता है कि पैसे मिलते हैं इसलिए करो, या करियर में कुछ करना नहीं इसलिए करो, किसी को रिसर्च में ही करियर करना होता है। ये सब अलग अलग, हर एक का अलग अलग रीजन रहता है। तो वो रीजन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों कर रहे हैं पीएचडी, हमें क्यों करना है, क्योंकि देर आर अदर करियर ऑप्शन ऑल्सो। तो फिर वो डिसाइड होने के बाद में अगर हमें हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है कि मुझे कैंसर में रिसर्च करनी है, या मुझे कुछ इम्यूनोलॉजी रिलेटेड रिसर्च करनी है, मुझे प्लांट में रिसर्च करनी है, तो ये हमारा एरिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग लैब्स होती है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी इंस्टीट्यूट आपके लिए सुटेबल है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो उस अकॉर्डिंगली आपको स्टडी करना पड़ेगा। जैसे मैं मेरे इंटरव्यू की तैयारी में मैं ऐसा करता था कि अगर मुझे सपोज इंटरव्यू का कॉल आया है तो मैं उस इंस्टीट्यूट के बारे में जानता था, वहाँ पर कौन से लैब से, फिर मुझे जो लैब में इंटरेस्ट है वो लैब वहाँ पे है या नहीं है, या उससे रिलेटेड लैब वहाँ पे है या नहीं है। फिर उसके बाद में फिर मैं चेक करता था कि मैं क्वेश्चंस बनाता था कि जो मोस्ट लाइकली पूछे जा सकेंगे। एज ए इंटरव्यूअर मैं सोचता कि अगर मैं किसी का इंटरव्यू लूंगा तो मैं किस तरह से क्वेश्चंस पूछूंगा। तो मैं उसी तरह के क्वेश्चंस में लिखकर एक लिस्ट बनाता था कि ये अगर मैं सपोज किसी को पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अगर सामने का पर्सन अगर बोल रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड इन एंजाइमोलॉजी और आई एम इंटरेस्टेड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो एज ए इंटरव्यूअर मैं उसको बेसिक से लेके एडवांस तक किस तरह के क्वेश्चंस पूछूंगा। तो ये क्वेश्चंस मैं लिख लेता था और ये क्वेश्चंस के मैं आंसर फाइंड आउट करता था कि अच्छा ये ऐसा है। तो फिर मोस्टली ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं ना हमें वही क्वेश्चंस आता है। अगर मुझे कोई प्रोटीन केमिस्ट्री में जब बोलता था तो मुझे पता था कि मुझे क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं। तो मुझे क्वेश्चंस आ सकते हैं अमीनो एसिड पे, पीएच, पीके, ऐसे बेसिक क्वेश्चन मुझे आ सकते थे। तो मैं उस अकॉर्डिंगली मैं प्रिपरेशन रखता था कि अगर ऐसा कहना आएगा ही आएगा तो हमें वो व्यू थोड़ा कंसिडर करना पड़ता है कि इंटरव्यूअर क्या सोचेगा। तो इंटरव्यूअर के सोच पे हमारा सिलेक्शन है। तो उस तरह से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, ओके। चलिए, मैं मान के चलती हूँ कि सीखने वाले बच्चे बहुत कुछ सीख चुके होंगे आपके इस शेयरिंग से, जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ओके, एक स्टूडेंट है, उन्होंने भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। व्हाट यू थिंक व्हेन यू लुक बैक आफ्टर सच अ अचीवमेंट, हैव यू एवर थॉट दैट यू आर गोइंग टू डू दिस इन योर लाइफ? नो, मैंने सोचा नहीं था कि मैं आईआईटी या आईसर जैसे इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू क्रैक करके वहाँ पे एडमिशन मुझे मिलेगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा कि 3-4 साल बाद का हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते।
तो प्रेजेंट हमारा अच्छा बनाना चाहिए, बस इतना ही हमारे हाथ में है, तो हमने वो बनाना चाहिए। उसके बाद में लाइफ विल ड्राइव यू। इफ यू आर डूइंग योर बेस्ट इन द प्रेजेंट मोमेंट, लाइफ विल ड्राइव यू टू अ बेटर लाइफ, एंड दिस विल हैपन। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर प्रेजेंट। बस आपको अपने सपने के लिए तो काम करना नहीं छोड़ना होगा, बाकी जैसा लाइफ लेकर यस। चले और जैसा मौका हमको मिले। सही कहा आपने। बाकी यस, अगर कुछ सपना है तो उसकी तरफ बस वर्क करते रहो, इवेंचुअली विल गेट इट। मुझे इसमें मैम एक चीज हाईलाइट करनी थी, जैसे कि मैं बीएससी में काफी एक्सपीरियंस किया था कि अ, मैं खुश था क्योंकि मैं बीएससी मुझे साइंस मिला है, बट काफी सारे जो स्टूडेंट्स थे, मेरे बैचमेट्स जो थे, वो मेडिकल का एग्जाम या इंजीनियरिंग का करके आए थे वहाँ पे, मोस्टली मेडिकल का। तो उनको मेडिकल में मतलब एमबीबीएस या वहाँ पे मिला नहीं, तो वो निराश थे कि हमें अभी बीएससी, जो कुछ नहीं करते वो बीएससी करते हैं, उनका सेइंग ऐसा था। तो मैं ऐसा था कि मतलब कि क्यों। और काफी सारे पेरेंट्स का थिंकिंग ऐसे रहता है कि अगर उनके जो उनका है सन या डॉटर, उनको अगर नहीं मिला अच्छे कहीं मेडिकल कॉलेज, या अब क्या करेगा, अभी बीएससी करना है तुझे, तो फिर या तो कोई आईआईटी नहीं मिला या कुछ नहीं मिला, तो फिर तब तक कि अब क्या ही होगा तेरा। तो मुझे यही बात हाईलाइट करनी है कि इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग आईआईटी आफ्टर योर 12th, यू कैन गेट इट आफ्टर योर बीएससी एमएससी। बीएससी एंड एमएससी, दिस इज नॉट बैड। तो वो मुझे बात एक हाईलाइट करनी है अभी आफ्टर द इंटरव्यू। नो प्रॉब्लम। कहते हैं ना कि किसी ने कोई रास्ता जल्दी ले लिया, ठीक है, और जो बीएससी एमएससी करके पहुंचा उसका थोड़ा रास्ता लंबा है, लेकिन जो फाइनल एम है वो तो सिमिलर है। एंड ऑफ कोर्स एजुकेशन या नॉलेज एक्स्ट्रा लीजिए आप तो वो कब आपको हार्म करता है, वो हमेशा आपको बेनिफिट ही देगा। तो अगर आप बीएससी राइट। एमएससी में एक्स्ट्रा एजुकेशन ले रहे हैं, फॉर श्योर आपके लाइफ में किसी ना किसी मोमेंट पे जाकर वो आपको रिजल्ट अच्छा देगा ही देगा। आई हैव नेवर सीन एनी एग्जैक्टली। एजुकेटेड अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। जिसके पास एजुकेशन है, आई हैव सीन देम ऑलवेज टू कैरी देमसेल्फ ब्यूटीफुली विद द नॉट विद द ओवर कॉन्फिडेंस बट विद द प्रॉपर अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि जरूरी राइट। होता है इसमें आगे बढ़ाने के लिए। नीड इट, या। थ्रू आउट योर प्रिपरेशन और जितना आपने स्टार्टिंग में स्ट्रगल हम्म। किया, आपको इन बिटवीन कभी ये डर नहीं लगा कि माइट बी मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा या कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा मैं अपने लिए? यस, इट इज नॉर्मल। डर तो लगता था मैम कि जब हम रहते उस फेज में, प्रिपरेशन फेज में, या हम हमारा बीएससी ग्रेजुएशन करते या पोस्ट ग्रेजुएशन करते रहते, तब डर तो लगा रहता है कि, और एक पीयर प्रेशर भी रहता है कि सबका हो जाएगा बट मेरा नहीं होगा, क्योंकि आई एम नॉट गुड एट इट, और मैं अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ। तो ये डर तो लगा ही रहता है, और ये डर होना भी चाहिए, बिकॉज दिस फियर विल पुश यू टू डू समथिंग लाइक मोर गुड इन योर करियर। so this fear should be there. ओके, जैसे होता है ना, मान लीजिए जो स्टूडेंट मतलब इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर उसमें वो प्रिविलेज नहीं होते हैं तो दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ फियर कि सामने वाला बंदा अच्छा है, मैं तो उसकी तरह कभी कर नहीं पाऊंगा या मैं उससे भी ज्यादा कभी कर नहीं पाऊंगा। तो होता कि जैसे आपने बोला कि ये जी फियर जरूरी है, जी दैट वाज जी। अ वेरी गुड पॉइंट। बोलते ना थोड़ा डर जरूरी होता है जिंदगी में, जैसे हार का डर, लोगों को फेस करने का डर, वो आपसे यस। बहुत कुछ करवा जाता है जो आप कंफर्टेबल जोन में रह के कभी नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ जैसे स्टूडेंट एग्जैक्ट। होते हैं ना, दे जस्ट गिव अ चांस कि उनका डर उन्हें डोमिनेट कर जाए, तो अब उनको सिर्फ डर लगता है, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग टू ओवरकम दैट, बस वो डर में ही रह जाते हैं। तो वो अपनी प्रिपरेशन पे फोकस नहीं करते, बस वो डरते रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उन स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनका डर तो उनको ये कर जाता है rather than हम्म, उनका प्रिपरेशन? तो ये चीज है, यही चीज मतलब हमें आगे नहीं बढ़ने देती। जैसे कि यार मतलब अगर मेरा फेल हो गया, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे दोस्त भी दे रहे, तो मेरा तो होगा नहीं, वो एक डर रहेगा। और इससे, इस डर को डील करने के लिए दो चीजें हैं कि एक तो मेरा होगा नहीं तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, मैंने लास्ट टाइम जो गलतियां की थी वो मैं इस बार नहीं करूंगा, तो शायद मेरा अच्छा हो जाएगा। और एक ये रहता है कि मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा क्योंकि मेरा होगा नहीं। तो ये जो सेकंड चीज है, जो मैं मेरा होगा नहीं, मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा, क्योंकि फिर अगर नहीं हुआ तो फिर लोग, दोस्त हंसेंगे, टीचर्स कहेंगे कि इससे तो नहीं हो रहा है, तूने दी ही क्यों थी भाई एग्जाम। तो ये जो सेकंड चीज है ना, ये चीज को हमें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है। इससे हमें मतलब हम डील एक ही तरह से कर सकते हैं कि हमें बस एग्जाम में तो हमें ट्राई करना है, हमें देना है, हमें इतना नहीं सोचना है कि मेरा दोस्त क्या सोचेगा या मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे अगर मुझसे नहीं हुआ तो।
इट इज़ परफेक्टली फाइन। मैंने 2019 में गेट दी थी, गेट एग्ज़ाम, जब मैं फाइनल ईयर में था मेरे एमएससी के, तो मेरे गेट में रैंक थी 1992, जो मैंने 2019 में भी गेट एक बार क्लियर की थी। द रीज़न वाज़ कि मैंने केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड सॉल्व ही नहीं किया था, मैंने सिर्फ बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी सॉल्व किया था। तो उसमें जितना मुझे मेरा स्कोर है उस हिसाब से मुझे रैंक आई थी। तो फिर मैंने तब ये नहीं सोचा था कि यार मेरा तो केमिस्ट्री खराब ही है यार, एप्टीट्यूड तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मैं मेरा तो इतना खराब रैंक है, क्योंकि साथ ही में जो मेरे बैचमेट्स थे, किसी का ऑल इंडिया रैंक 26 है था, किसी का 38 था, किसी का बिलो 100, काफी सारे ऐसे थे जो क्लास में थे मेरे। तो एक रहता था कि यार ये सब तो मेरे ही साथ में पढ़ रहे हैं, तो फिर मेरा ऐसा खराब रैंक आया है तो ठीक है, मुझे इसको तो ओवरकम करना होगा। तो फिर मैंने कहाँ गलती की या कौन से पार्ट में मैं कम पढ़ा, तो फिर उसका मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर मैंने गेट वापस से 2020 में दी थी, देन माय रैंक वाज बिलो 500। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारी गलती तुमको देखना पड़ेगा। काफी सारे मेरे दोस्त ऐसे भी है जिसे एग्जाम होने के बाद में हम डिस्कस करते हैं पेपर। तो हम देखते हैं कि अच्छा मेरे कहाँ कहाँ गलती हुई है। जैसे रिस्पॉन्स शीट आती है तो हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ यहाँ मेरा गलतियाँ हुआ है। तो काफी सारे ऐसे हैं कि वो रिस्पॉन्स शीट देखेंगे नहीं, वो चेक नहीं करेंगे कि उन्होंने गलतियाँ कहाँ की है, क्योंकि उनको फिर वो फियर रहता है कि यार मैं, कि जैसे जैसे मेरे क्वेश्चंस के आंसर गलत होते रहेंगे मेरा टेंशन बढ़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि तुम्हारा अगर टेंशन बढ़ेगा दैट इज फाइन, बट अगले एग्जाम में तुम वो गलती वापस नहीं करोगे। तो तुमको वो देखना होगा कि तुम्हारी गलती कहाँ हुई है, तो रिस्पॉन्स शीट हो या एग्जाम के बाद में का डिस्कशन हो, दैट इज नेसेसरी, यू शुड डू दैट। उससे तुम्हें तुम्हारी गलतियां पता चलेगी, और गलतियों से जब तुम ओवरकम करते हो तभी तुम्हें सक्सेस मिलेगी। और तुम गलतियां अवॉइड करोगे कि नहीं नहीं नहीं, ये मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मेरे से गलतियां होगी, देन इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू लाइक टू गेट सक्सेस इन एनी एग्जाम। तो गो एंड मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। एक डायलॉग है ना, डर के आगे जीत है। आई थिंक एग्जैक्टली, डर के आगे जीत है। दैट इज व्हाट वर्किंग। ओके, सो अगला सवाल है आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे कि इंटरव्यू में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए उसका आप लेवल कैसे डिफाइन करेंगे, ताकि आपको जो देख रहे हैं आपके साथी उनको थोड़ा सा एक रफली आइडिया मिल पाए कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है मैक्सिमम इनकाउंटर किए जाते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि हर एक इंस्टीट्यूट में लैब्स अलग अलग रहती है, रिसर्च अलग होती है। तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जब तुम, मतलब एक क्वेश्चन मैंने कॉमनली ऑब्जर्व किया कि हर इंटरव्यू तुमसे पूछेंगे कि व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरव्यू स्टार्ट होने के लिए कुछ ना कुछ तो उन्हें चाहिए होता है कि उससे क्वेश्चंस आएंगे, वहां से इंटरव्यू कैरी फॉरवर्ड होगा। तो दो चीज रहती है, एक तो आपकी डिसर्टेशन के बारे में पूछेंगे, नहीं तो फिर पूछेंगे कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो हमें प्रिपरेशन इसी चीज की करनी है कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि स्टार्ट ही अगर तुम्हारा खराब हो रहा है इंटरव्यू का, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी योर इंटरव्यू फॉरवर्ड। अच्छा इंटरव्यू आगे जाएगा इसका काफी कम ये संभावना रहती है कि अच्छा होगा या नहीं होगा। तो तुम्हारा स्टार्ट तुम्हारे हाथ में कि तुम स्टार्ट कैसे कर रहे हो। अगर तुम्हें कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो वो आपका काफी स्ट्रांग रखना है, और उसी से क्वेश्चंस आएंगे। और जब तुम आंसर करना स्टार्ट करोगे तो इंटरव्यू भी सोचता है कि अच्छा ये पर्सन आंसर कर पा रहा है, सो दे विल दे विल मेक यू क्वालिफाई द सेकंड इंटरव्यू, सेकंड राउंड। तो आप सेकंड राउंड के लिए चले जाते हो, फिर वहां पे फिर और चीजें आसान हो जाती है क्योंकि फिल्टर आउट हो जाते हैं काफी स्टूडेंट। तो फिर वहां पे भी आपको फिर, आप कौन से लैब में जाओगे तो उसके लिए आप किससे प्रेफरेंस पूछते हैं, मोस्टली सेकंड राउंड में पूछ लेते हैं कि आप प्रेफर करो। फिर उसी लैब के जो पीआईज रहेंगे, गाइड रहेंगे, वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे ज्यादातर के, क्योंकि ताकि वो सोचे कि आप, मतलब आपको उनके लैब में लेना है या नहीं लेना है। तो फिर वो उनके लैब के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको उनके लैब की रिसर्च भी पढ़नी है, ताकि उस पे से आपको आप आंसर कर पाओ। जैसे अगर एक्सपीरियंस शेयर करना है तो मैंने सीबीआर जो है आईआईएससी का, सेंटर ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ का इंटरव्यू में मैंने अप्लाई किया था। वहाँ पर भी मैंने कई सारी जगह पे अप्लाई किया था, जहाँ मतलब था कि ऐसा कि शायद ही जाऊंगा मैं, पर वहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया था बिकॉज ऑफ आई वांटेड एक्सपीरियंस, तो मैंने अप्लाई किया था। तो वो न्यूरोबायोलॉजी, वो ब्रेन रिसर्च है, मैंने किया है, मेरा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से। तो ये दिक्कत थी कि अभी ब्रेन पे जो अगर क्वेश्चन आएंगे रिसर्च रिलेटेड तो मैं कैसे करूंगा। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में मोस्टली हमें हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड पूछते हैं, ना कि हमारा बैकग्राउंड कि तुम बॉटनी से हो, जूलॉजी से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो। वो इतना मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि तुम क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल कर रहे हो और तुम किस तरह से तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा रहे हो।
तो मुझे पता था कि ब्रेन रिसर्च होता है, तो मोस्ट लाइकली वो मुझे अल्जाइमर, पार्किंसन इस पे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके रिलेटेड प्रोटीन पे पूछेंगे। तो जैसे इंटरव्यू कैरी फॉरवर्ड हुआ मेरा, तो मैंने ही बोला कि आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोटीन केमिस्ट्री, सो आई आई न्यू कि दे विल आस्क मी क्वेश्चंस ऑन दिस प्रोटीन्स। तो उन्होंने उस तरह से क्वेश्चंस पूछे, एंड जैसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, आई वाज एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। सो आई क्वालिफाइड फॉर द सेकंड राउंड, बट आई डिड नॉट गो टू सेकंड राउंड। मैंने अपीयर ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सेकंड राउंड दूंगा और शायद मेरा क्लियर हो जाएगा, तो फिर मैं ज्वाइन नहीं करने वाला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रेन रिसर्च। तो फिर मैंने सेकंड राउंड नहीं दिया। तो कई सारे इंटरव्यूज मैंने ऐसे ही दिए, जैसे वहां पे एरिया देख लिया था और उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन रखा था इंटरव्यू का। ये तो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की हमारे साथ। अच्छा, तो अभी आपके पास इतना सारा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, तो अगर मैं एक टर्म में आपसे जानना चाहूँ कि अनबायस्ड होके, व्हाट यू फील कि क्लियरिंग इंटरव्यू वाज टफ, दैट टफ जितना एक बना हुआ है स्टूडेंट के बीच में एक पूरा एक इन्वायरमेंट बना हुआ है कि इंटरव्यू बहुत टफ होते हैं, या फिर यू फील लाइक इट वाज क्वाइट इजी टू क्लियर दैट? टफ तो नहीं है। ये सब मतलब किसी का फर्स्ट इंटर इसमें निकल जाता है, किसी का फर्स्ट इसमें निकलता नहीं है। तो हमें, जैसे मैंने मेरा इंटरव्यू दिया था, तो मैं आईआईएससी का इंटरव्यू दिया था। तो उसमें मुझे एक चीज पता चली कि किस तरह से आंसर नहीं करना है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि अच्छा मैंने इस तरह से आंसर किया था तो मेरा हुआ नहीं, तो अगले इंटरव्यू में मैंने वो चीज अवॉइड की, तो फिर वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो हम जब अपियर होंगे तब हमें पता चलेगा कि ये चीज आप एक्सपीरियंस ही कर सकते हो। मगर मैं अगर बोलूंगा कि अच्छा ये इंटरव्यू में इस तरह से करो, तो आप ओके, आप चले जाओगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। बट दिक्कत ये होगी कि फिर जब क्वेश्चन जिस तरह से आएंगे, तो हम उस प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो एक एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगा कि डरिए मत इंटरव्यू से, बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहता है, या फिर ऑफ लाइक कि मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा या पाऊंगी अच्छे से, ये पता नहीं रहता है उनको। और एक थोड़ा वो कुछ इंट्रोवर्ट काइंड के रहते हैं कि वो नहीं डिलीवर कर पाएंगे। तो ये चीज हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि हमें नॉलेज है, ये सामने जो पर्सन बैठा है उनको कैसे पता चलेगा जब तक हम डिलीवर नहीं करेंगे, हम उनको पता नहीं चलेगा कि हमें, क्योंकि सीएसआईआर की रैंक, गेट की रैंक, ये चीजें इतनी मैटर नहीं करेगी तुम्हारे इंटरव्यू में। यही है कि तुम किस तरह से तुम्हारा नॉलेज डिलीवर कर रहे हो, किस तरह से बता रहे हो कि यस यू नो दैट थिंग। तो वो डिलीवरी करना अगर अच्छे से आ गया, तो ऑल इंटरव्यूज आर इजी, यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू, यू जस्ट हैव टू बी श्योर दैट कि यू आर एबल टू डू दैट, दैट इज द थिंग। फील लाइक कि ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। इफ यू आर टोटली अनप्रिपेयर्ड, यू विल फील लाइक कि आप कोई पहाड़ तोड़ने जा रहे हो इंटरव्यू। एग्जैक्टली। बट इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि हाँ आप जिस फील्ड में जा रहे हो, यू एग्जैक्टली। थिंग, या फिर नॉट एवरीथिंग, मैक्सिमम थिंग आप जानते हो, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, एंड कॉन्फिडेंस विल लीड यस। यू आंसर इन अ यस। बेटर वे। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। राइट मैम, कि अगर ये इतना जरूरी नहीं कि आपने अगर 10 क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू ने आपको, तो आप 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर कर पाओ। ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चन के ऊपर कुछ एक आधी क्वेश्चन ऐसा हार्ड हो, अगर आप उसको आंसर कर पाए, तो दैट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर इंटरव्यू। तो जरूरी नहीं है कि आपने अगर पहले 5-6 क्वेश्चन के आंसर गलत किए हो, तो आखिर के 2-3 क्वेश्चन में क्या ही हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हाउ स्ट्रांग योर कंसेप्ट आर। ओके गौरव, मैंने अभी मतलब अभी तक मैं बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू कर चुकी हूँ जिन्होंने बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट में पीएचडी का इंटरव्यू दिया है। सबके मुंह से अभी तक मुझे एक कॉमन चीज सुनने को मिली है, जो कि मैं आपसे भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि मैम, हमको लगता है कि इंटरव्यूअर्स हमको रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं, बट ऐसा नहीं होता, वो एक्चुअल में हमको सेलेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं। दे कीप ऑन सपोर्टिंग अस इन बिटवीन वेन एवर वी आंसर समथिंग, और कहीं हम आंसर दे रहे हैं, हमारा फ्लो छूट गया वहां पे, दे कीप ऑन हेल्पिंग यू टू रीच आउट टू द करेक्ट आंसर। डू यू फील कि आपको भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस देखने को मिला? यस यस, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये। काफी इंस्टीट्यूट्स में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम किसी चीज पे अटक जाते हैं, या हम कोई चीज हमें याद नहीं आती है, तो इंटरव्यूअर आपको हेल्प करते हैं, उस मतलब पूरी हेल्प नहीं करे, बट आपको हिंट देंगे कि ताकि आपसे आंसर वो आए बाहर। जैसे आईआईटी मद्रास के इंटरव्यू में भी ऐसा मेरे साथ हुआ था। एक चीज थी, अभी मैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट, बट वहां पे मैं अटक गया था। तो दे न्यू कि आई नो द आंसर,
बस आ नहीं रहा था। ऐसे हम सोचते हैं ना कि सोच में पड़ जाते हैं कि किस तरह से डिलीवर करूँ। तो वो थोड़ा बहुत प्राइमर देते कि अच्छा इस तरह से डिलीवर करो, क्योंकि उनको पता रहता है कि नेक्स्ट पर्सन को आंसर आ रहा है नहीं। अगर आप आंसर दे पा रहे हो तो दे विल गिव यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू गिव द आंसर। अगर आप शांत बैठे हो और आप आंसर नहीं कर रहे हो तो योर इंटरव्यू कैन फिनिश इन लाइक दे विल फिनिश योर इंटरव्यू इन 10 minutes delivering it, and are you thinking on that problem or not, or you are just sitting idle like that? Okay, one student want to know your Yeah. experience in CDRI Lucknow as well as वहां के क्वेश्चन के लेवल क्या रहे? पर्सनली मुझे ऐसा मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि CDRI का इंटरव्यू वाज द इजीएस्ट वन फॉर मी। आफ्टर अपियरिंग फॉर द डिफरेंट इंटरव्यू, CDRI इंटरव्यू वाज वेरी इजी। एंड जो CDRI का जो इंटरव्यू था वो काफी मतलब क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको अगर वो याद रहेगा, मेमोराइज आप कर पाओगे तो आप आंसर कर पाओगे। जैसे मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जो मैंने जूलॉजी पढ़ा था बीएससी में, जिसमें मलेरिया पैरासाइट की साइकिल पढ़ी थी। उस पे से मुझे क्वेश्चंस आए थे कि कौन सी इन्फेक्शियस स्टेज रहती है या क्या, ऐसे मेमोराइजिंग क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे CDRI के इंटरव्यू में। सो दैट वाज वेरी इजी इंटरव्यू फॉर मी। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो या आपको ज्यादा सोचना पड़े उस पे। सो ओके, ये वेरी करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट एंड द PI आल्सो इंटरव्यू एरिया। ओके, ओके। एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, इफ यू वांट टू आंसर। आइजर ही क्यों चूज किया जब आईआईटी का ऑप्शन था आपके पास? ये काफी ये क्वेश्चन काफी मतलब कॉमन है। जो जब रिजल्ट लग गया था दोनों इंस्टीट्यूट का, तो मुझे मेरे फैमिली ने भी पूछा, मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी पूछा कि भाई आईसर ही क्यों, IIT क्यों नहीं। मेरे कुछ जब जो फैकल्टीज थी जिनको मैं जानता था उन्होंने भी पूछा कि वाई यू आर चूजिंग आईसर और IIT। क्योंकि हमें ऐसा रहता है कि IIT एक बड़ा टाइटल है, उस पे भी IIT मद्रास, बिकॉज उसी साल नेट रैंकिंग आई थी जिसमें IIT मद्रास ने टॉप किया था। तो एक प्रेशर बन गया था मेरे पे कि अभी मैं क्या करूं, मतलब किससे, मतलब एक से ऐसा है ना कि अगर तुम IIT में हो तो तुम लाइमलाइट में हो, क्योंकि मोस्टली लोगों को मतलब IISER पता है, बट IIT इज ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट, लाइक वी नो IIT वेरी वेल। तो ऐसा था कि अभी एक प्रेशर आता है कि IIT ही जाऊँ या नहीं, क्योंकि वो लाइमलाइट, वो लोग बोलते हैं कि तू ऐसा कर रहा है, तू नहीं करना चाहिए, तो IIT मिल रहा है, लोगों को IIT मिलता नहीं है। तो मैंने काफी फेस किया था उस टाइम पे सिलेक्शन, कहाँ लेना चाहिए, कहाँ चूज, कौन सी इंस्टीट्यूट चूज करनी चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि इंस्टीट्यूट का टाइटल मैटर नहीं करता है, क्योंकि ज्यादा मैटर जो करता है वो है लैब और तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर मुझे IIT मद्रास में कैंसर बायोलॉजी पर रिसर्च करने के लिए कोई लैब नहीं मिल रही थी, बट जो कि मुझे आईसर तिरुपति में मिल रही थी। तो इवेंचुअली यू आर स्पेंडिंग योर होल डे, मोस्ट ऑफ द टाइम इन द लैब, राइट? सो इंस्टीट्यूट टाइटल विल नॉट मैटर दैट मच। और इंस्टीट्यूट बड़ी है छोटी है, उसमें एक चीज मैटर करेगी कि रिसोर्सेस, कि तुम्हें कोई रिसोर्सेस मिलेंगे ज्यादा या नहीं मिलेंगे। या बट मेरा ये मानना है कि आइजर तिरुपति में भी सब रिसोर्सेस है, IIT मद्रास में भी वैसे ही है। बट दिक्कत ये थी कि मुझे मेरे इंटरेस्ट की लैब मिल रही है या नहीं, क्योंकि रिसर्च के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो तुम्हारी लैब एंड यूर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। तो ताकि, क्योंकि वही है कि अगर इसमें बैलेंस हो गया तो तुम्हारी रिसर्च लाइफ अच्छी जाएगी। तो वो एक मेरे मन में था कि यही मुझे फोकस करना है, तो मैंने IIT में मतलब इतना ज्यादा सोचा नहीं फिर कि IIT क्यों नहीं लूँ या आईसर ही क्यों लूँ। तो यही हमने भी मतलब स्टूडेंट्स ने यही सोचना चाहिए, ना कि टाइटल पे ना जाते हुए उनके उनको क्या पसंद है, उनका इंटरेस्ट किस में है वो देखना चाहिए। अगर कोई चीज आ नहीं रही है तो ऐसा नहीं कि वो पहले से आनी चाहिए थी, क्योंकि हम PhD में आते हैं इसलिए कि हम सीख रहे हैं सब। तो इट इज परफेक्टली फाइन इफ यू डोंट नो एनीथिंग। लाइक कुछ चीज अगर तुमको नहीं पता है, तुम सीखने आए हो, लाइक योर फर्स्ट ईयर ऑफ PhD, यू कैन लर्न मेनी थिंग्स, यू आर हियर टू लर्न, राइट? सो इसमें ऐसा मतलब ये नहीं कि यार मुझे पहले से पता होता तो काफी अच्छा होता यार, अभी मैं वो चीज करके नहीं आया हूँ, बाकी लोग वो चीज करके आए। क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके इसमें डिसर्टेशन था नहीं, या जिन्होंने MSc में प्रोजेक्ट नहीं किया है, बट दे आर डूइंग वेरी वेल हियर बिकॉज दे लर्न। सो वी आर हियर टू लर्न, वी कैन लर्न एनीथिंग। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से हियर कि यू कैन लर्न, नो फाइन। नॉट अ बिग डील। चलिए, आज का आखिरी सवाल है कि आई थिंक ये क्यूरियोसिटी में पूछा गया है
कि क्या लैब में सब कुछ बेसिक से सिखाया जाता है, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल करना है या उसको कैसे जो है अप्लाई करना है? क्या चीजों को इस पॉइंट से शुरू किया जाता है या थोड़ा एडवांस से शुरू किया जाता है? नहीं, एडवांस से मुझे नहीं लगता कि एडवांस से शुरू करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है जो हम एमएससी में नहीं पढ़ते या हम इंस्ट्रूमेंट्स हम एमएससी में यूज़ नहीं करते, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम नहीं सीखते हैं जब हम पीएचडी में आते हैं। तो जैसे ये जो चीज़ें हम थ्रू आउट द प्रोसेस सीख जाते हैं, हमारे जो सीनियर्स रहते हैं वो सिखाते हैं, या जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है वो हमें सिखा देगा। मतलब वी हैव टू वी शुड बी रेडी टू लर्न। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है तो हमें जानना पड़ता है, वहाँ पे देखना पड़ता है कि कोई उसके कैसे कर रहा है। तो अगर हम ऐसे रहेंगे कि ओके, बिकॉज़ वी आर नॉट इन स्कूल, nobody will come and teach us कि okay you have to work like this or you have to use that instrument like that. So it's your duty, you have to go, you have to learn by your own. मीन्स कोई अगर कर रहा है तो जाके पूछो और सीखो उससे। तो पीएचडी में यही होगा। तो ऐसा। ओके, चलिए आखिरी क्वेश्चन हमारी तरफ से है। अभी तक तो हम सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन ले रहे थे। सो अगर मैं आपसे सुनना चाहूँ, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन इन आइजर? सो व्हाट शुड बी योर आंसर? It's very good. Life is going good because this thing that I wanted, I'm living that life. तो मुझे रिसर्चर बनना था, एंड आई एम डूइंग रिसर्च इन माय ओन एरिया ऑफ लाइक इंटरेस्ट। तो जब हमें हमारा इंटरेस्ट का एरिया मिलता है, जैसे कैंसर बायोलॉजी में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। और कुछ चैलेंजेस तो आते ही है, हर डे तुम्हारा सेम नहीं रहेगा। कुछ दिन ऐसे रहेंगे तब आप काफ़ी मोटिवेटेड फील करोगे, कुछ दिन ऐसे भी रहेंगे काफ़ी डिमोटिवेटेड फील करोगे, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपके फेल होंगे, कुछ अच्छे जाएंगे। तो ये रोलर कोस्टर राइड रहेगी तुम्हारी पीएचडी की। तो ऐसा नहीं रहेगा कि ये स्मूथ ही जाएगी हमेशा, अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे। बट या यू विल एंजॉय दैट प्रोसेस इफ यू आर डेडिकेटेड टू योर रिसर्च। ओके, कोई लास्ट स्पेशल मैसेज जो आप अपने दोस्तों को देना चाहेंगे? ओके, सो ये है कि पहली बात कि ट्राई करने से डरना नहीं है कोई भी चीज़। सिर्फ यही नहीं, रिसर्च ही नहीं, कोई एग्जाम ही नहीं, कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। ऐसा हमने नहीं सोचना चाहिए कि आई एम नॉट गुड एट इट, क्योंकि हर कोई फर्स्ट स्टेज में सीख ही रहा होता है। कोई अगर एक पर्टिकुलर स्टेज में एक्सपर्ट है, तो वो एक्सपर्ट डायरेक्टली नहीं बना है, उसने भी कहीं से ना कहीं से शुरुआत की है। तो मेरा यही कहना है कि गो लर्न एंड हैव दैट एटीट्यूड कि आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, बट इट विल टेक टाइम। ओके, इट्स फाइन इफ इट्स टेकिंग टाइम, बट हैव दैट एटीट्यूड कि यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो ये एक चीज में, और खुद को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि यार ही उसे 90 के ऊपर परसेंटेज है, क्योंकि मेरे जो यहाँ पे जो भी कलीग्स थे, मोस्ट ऑफ द जो है, और एमएससी में भी जो थे, सबके 11-12 के परसेंटेज 80-90 के ऊपर थे, किसी के 95 के ऊपर भी थे। बट व्हाट दे वर डूइंग, दे वर इन द सेम इंस्टीट्यूट दैट आई वाज। तो यही चीज है कि आप कंपेयर नहीं करो किसी से खुद को, आप बस अपने इसमें बेस्ट करो, बाकी सब सही होगा। और डरना नहीं है कोई भी एग्जाम से, बस आपको एक एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि आप कर पाओगे और आप कर ही पाओगे। यही। चलिए, मैं मान के चलती हूँ आज के हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनको आपके फॉर्म में एक लाइव एग्जांपल देखने को मिला होगा कि इंसान अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है और अपना जो करंट सिनारियो है उसे वो अपनी मेहनत से पूरा का पूरा बदल सकता है। तो गौरव, हमें आपसे बात करके बहुत मजा आया। ठीक है, बहुत कुछ जाना। आपकी जर्नी जो है सुन के अब मुझे भी थोड़ी देर के लिए लगा कि पता नहीं आपने ये सब कुछ कैसे किया। बट या कहते हैं ना कि फाइनली आपने किया और अभी आप जहां पर हो वहां पे आप बहुत कुछ बदल सकते हो, दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी, अपनी पूरी फैमिली के लिए भी। सो जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, जिससे कि आपका भी नाम हो, आपके माँ बाप का नाम हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड गिविंग योर थैंक यू टाइम। मैम। Okay, okay, Gaurav. Bye-bye. And all the very best for your future endeavors. थैंक यू मैम।